हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको बताया था अबाउट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर बताई हुई थी, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स, इन सब की स्ट्रक्चर आपको बताई थी। एक दो स्ट्रक्चर और बनाते हैं, दो चार और बनाते हैं, बाकी तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। बट कीप इन माइंड दीज आर जस्ट द गाइडलाइंस। जरूरी नहीं है इनसे जो स्ट्रक्चर बने वो हमेशा सही हो, और जरूरी नहीं है कि आप हर कंपाउंड की स्ट्रक्चर इससे बना ही पाएं। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है। फिर भी जैसे मान लो हम बात कर रहे थे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की, तो हमने H3PO4, H3PO2, H3PO3 ये सब बताया था हमने, ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रेंथ और ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बताया था। और डाइफॉस्फोरिक एसिड, जैसे डाइफॉस्फोरिक एसिड एक बार दोबारा लो, डाइफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। डाइफॉस्फोरिक एसिड, मैंने फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में एक बात बताई थी आपको, एक्सेप्शन शो करता है ये इसलिए क्योंकि फास्फोरस के अराउंड स्टेरिक नंबर 4 रखना है। स्टेरिक नंबर 4 मतलब ओनली 4 एटम्स के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, चाहे सिंगल बॉन्ड बनाए या डबल बॉन्ड बनाए, और एक P डबल बॉन्ड O जरूर होगा पर फास्फोरस। उसको ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर बनाई थी, P डबल बॉन्ड O, बाकी एक OH, बाकी एक OH, P डबल बॉन्ड O, एक ये OH, ये OH, स्टेरिक नंबर 3 तो हो गया, और बाकी ये इस टाइप से अब कंप्लीट हुआ। तो ये डाइफॉस्फोरिक एसिड हुआ, एक फास्फोरस, तो इसको ऐसे भी मान सकते हैं, और HO, P डबल बॉन्ड O, OH, और ये OH ऐसा ही था। दूसरा फास्फोरिक एसिड बिलो, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड था, फास्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव है ये, तो HO, P डबल बॉन्ड O, OH, OH। तो एक काम करो, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, -H2, तो मिल गया ना यही स्ट्रक्चर, देखो मिल गया, PO-P बॉन्ड बन गया एक वाटर रिमूव करते ही। ऐसे ही अगर कोई आपसे कहे कि जरा ट्राई फास्फोरिक एसिड बनाओ तो कैसे बनाओगे, तो ट्राई फास्फोरिक एसिड मतलब जो फास्फोरिक एसिड है उसके 3 मॉलिक्यूल्स को अटैच कर दो आप। फास्फोरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स को अटैच करो, तो 3 मॉलिक्यूल्स कैसे, HO, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, HO, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, HO, P डबल बॉन्ड O, OH, OH। यही था ना। एक H2O यहां से रिमूव करो, एक H2O यहां से रिमूव करो, एंड यस यू हैव द स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, HO, P डबल बॉन्ड O, OH, O, P डबल बॉन्ड O, OH, P डबल बॉन्ड O, OH, OH। So this is a triphosphoric acid. What formula? 1 2 3 4 5 H5, phosphorus 3, oxygen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है स्ट्रक्चर H5P3O10 ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। तो इसका मतलब ट्राइफॉस्फेट आयन क्या हुआ, ये पेंटा बेसिक एसिड है। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है यहां पर, तो ये एक पेंटा बेसिक और पेंटाप्रोटिक एसिड। एक मॉलिक्यूल 5 H+ लूज कर सकता है, तो ट्राइफॉस्फेट आयन फिर क्या बन गया, P3O10 एंड 5-। ये स्ट्रक्चर हो गई, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो ट्राइफॉस्फेट आयन में P3O10 5- है। इसका एनायन बनाओ तो कैसा बन के आएगा, देखो ऐसा बन के आएगा। मैं इधर बना देता हूं लेफ्ट साइड में। गाइस इसको एक बार लेफ्ट साइड वाला जो है इसको एक बार आप नोट कर लो, तो मैं हटाऊं इसको। तो क्या स्ट्रक्चर बनी ट्राइफॉस्फेट आयन की, ये इधर आ जाओ यहां। तो
ये H हटा दो सब, तो P डबल बॉन्ड O, O माइनस, P डबल बॉन्ड O, O माइनस, P डबल बॉन्ड O, O माइनस, ये है P3O10 5 माइनस, ये है स्ट्रक्चर ट्राइफॉस्फेट आयन। अच्छा, ट्राइफॉस्फेट आयन में अब चूंकि हम रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं, तो जरा ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, जो टर्मिनल ऑक्सीजन है उन्हीं पे लाना, यहां नहीं, यहां अगर ले आए तो ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज प्लस हो जाएगा एंड द स्ट्रक्चर बिकम्स अनस्टेबल, सो वी डू नॉट कंसीडर ऑल दैट। तो इस डबल बॉन्ड को यहां ले आ सकते हो, यहां भी ला सकते हो, तो इसका मतलब जब ये डीलोकलाइज होगा तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? इन तीनों PO बॉन्ड्स का बॉन्ड ऑर्डर 4 5 2 3 4 4 बॉन्ड्स अपॉन हाउ मेनी एटम पेयर्स, सिखाया था आपको, हाउ मेनी 3। ऐसे ये वाला बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस बॉन्ड ऑर्डर आल्सो कम्स आउट टू बी 4/3। अंडरस्टूड द पॉइंट? ऐसे ये वाला डबल बॉन्ड यहां भी तो आ सकता है, नहीं यहां नहीं ना भैया, यहां ना आएगा, यहां दो आएंगे, तो इनमें लोगे तो ये भी इस टाइप से बन गया, तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? 1.5। 3 बॉन्ड्स हैं 2 एटम पेयर्स में, तो देखो ये जो ट्राइफॉस्फेट आयन था, CID, दया CID, तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? 1.5। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? 4/3, 4/3। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर कहते हो, एंड आप ये कह सकते हो कि 1 2 3 and 3 6 PO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, जिनका बॉन्ड ऑर्डर 4/3 है, and 2 bonds are equivalent जिनका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, so like that you can say, so this is the structure। CID बचपन में हम बहुत देखते थे, बचपन में क्या अभी भी आता है वो, तो मेरे ख्याल से अब तो खैर उनके पास इतनी एपिसोड हो गए हैं, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्कुलेटेड एंड नंबर ऑफ एपिसोड्स होंगे उसमें। अब तो चांद पे मर्डर हो जाता है ना, मून पे, तो वहां की इन्वेस्टिगेशन भी कर लेते हैं ये लोग, भूत प्रेत भी आ जाते हैं उसमें। जब कोई स्टोरी ना मिलती है ना, आती हो जाती है, तो फिर जब कोई थीम नहीं मिलता तो फिर ऐसे ही थीम पे बनाने पड़ते हैं। खैर, तो ये था स्ट्रक्चर, तो दीज वर सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स। फास्फोरस के 1-2 कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और भी लेंगे। अच्छा, मैंने एक बात बताई भी थी, एक लास्ट लेक्चर में एसिड है, जैसे H4P2O6, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें PP बॉन्ड है, एंड स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। क्योंकि स्टेरिक नंबर 4 है और एक P डबल बॉन्ड रहना ही है, तो ये एक स्ट्रक्चर है विच हैज PP बॉन्ड एंड टेट्रा बेसिक एसिड। ऐसे ही होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। HPO3 ये होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। एक्चुअली ये पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट इन, वैसे तो हम स्ट्रक्चर ये बनाए थे इसकी, P डबल बॉन्ड O और ये OH 2 हो गया, और एक मान लो HPO3 P डबल बॉन्ड O, एक OH और ये डबल बॉन्ड O, 5 बॉन्ड्स बना के HPO3, बट ये इस फॉर्म में पाया नहीं जाता। नो, इट एग्जिस्ट एज पॉलीमरिक cyclic compound as tri-meta-cyclophosphoric acid। ये इस फॉर्म में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। तो tri-meta-cyclophosphoric acid, इट इज लाइक दिस HPO3 thrice। और जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर इस फॉर्म में पाई जाती है, PO O P P O।
और यहाँ पर 3 फॉस्फोरस हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए और डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, double bond O OH. So like that this is the structure H3P3 and O9. ये है structure. This is important. इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता. मोनोमेरिक फॉर्म में does not exist. It exists in the polymeric form and one of the most common polymeric form is tricyclo या trimetaciclophosphoric acid. इसका मतलब अगर ये भी एक ट्राइप्रोटिक एसिड है, इसमें से 3 H+ रिमूव हो जाएं तो स्ट्रक्चर विल बिकम लाइक दिस POO PPO लाइक दिस. तो O- डबल बॉन्ड O, O- डबल बॉन्ड O, O- डबल बॉन्ड O. सो लाइक दैट स्ट्रक्चर वुड बी देयर. तो ये कहलाता है ट्राइसाइक्लो मेटाफॉस्फेट आयन. इसको भी ऐसा लिख सकते हो ट्राइसाइक्लो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और ज्यादा अच्छा क्या लिखोगे ट्राइसाइक्लो मेटा फॉस्फोरिक एसिड. तो ट्राइसाइक्लो मेटाफॉस्फोरिक एसिड या ट्राइसाइक्लो मेटाफॉस्फेट आयन. ये इंपॉर्टेंट केसेस में सारे ले रहा हूं ताकि आप भी इन चीजों को याद रखें. बाकी कुछ कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर जैसे आपसे और बनवा लेते हैं. लीव्स डॉट स्ट्रक्चर अब तो आप बना लोगे, एक बार इसको नोट कर लो, नोट इट डाउन. जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लें, ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए. मान लो SOCl2 B, SO2Cl2 C, HNO2 D. और बना लो जैसे Cl2O7 E, Cl2O3, इस टाइप से बना लो स्ट्रक्चर मान लो. या मान लो ऐसे बना लो जैसे SF4F, SF2, ये सब स्ट्रक्चर बना लो. तो बना लो आप. सल्फर सेंट्रल एटम, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 2 काम आ जाएंगे ऑक्सीजन में, 2 काम आ गए क्लोरीन के साथ, 4 काम आ गए एक लोन पेयर. तो S डबल बॉन्ड O Cl Cl, ये रहा लोन पेयर, दैट्स इट. सल्फर सेंट्रल एटम, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 6, 4 काम में आ गए ऑक्सीजन के साथ, 2 काम में आ गए क्लोरीन के साथ, 6 के 6 काम में आ गए. दैट्स इट. दिस द लीव्स डॉट स्ट्रक्चर. शेप नहीं है ये, इट इज जस्ट द लीव्स डॉट स्ट्रक्चर. HNO2 नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5. तो नाइट्रोजन एक तो OH बनना ही है और एक HNO2 बस डबल बॉन्ड O बन गया, ये रहा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन HNO2. सो दिस इज द स्ट्रक्चर HNO2. Cl2O7 क्लोरीन 2 हैं तो क्लोरीन इस तरीके से कनेक्टेड होगा, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. 7 बॉन्ड बना सकता है ये, इट कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट. SF4 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 6 और 4 बॉन्ड बनने हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, एक लोन पेयर है उस पर. तो सल्फर कैसे कहीं भी कनेक्ट कर दो. लुईस डॉट स्ट्रक्चर में शेप का कोई कंसर्न नहीं है, बस कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बॉन्ड्स में और डॉटेड में, डॉट्स में, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में सही से होना चाहिए.
एंड दिस इज SF2। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। कितने काम में आ गए फ्लोरीन के साथ? 2। 4 बचे भी हैं तो 2 लोन पेयर होंगे, तो F। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। और 2-4 बना लो, हो गया। आप तो ये तो आप तो समझ जाना चाहिए आपको। नोट इट डाउन। जैसे स्ट्रक्चर बनाओ, ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, मान लो जैसे A HN3, ये हाइड्रोजोइक एसिड है। ये हाइड्रोजोइक एसिड, अमोनिया नहीं है ये, वो अमोनिया NH3 होता है। हाइड्रोजोइक एसिड एक्सप्लोजिव्स होते हैं ये। B मान लो जैसे HCF2, C HCF4, D HCF6, E मान लो XCO3। बनाओ स्ट्रक्चर। अब अगर ध्यान से देखो तो HN3, तो HNNN यही होगा, N सेंट्रल एटम होगा। H will be connected to one of the nitrogen and it is connected to the terminal nitrogen. The structure is found to be like this. तो it is connected like this, so double bond। यहाँ एक लोन पेयर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं प्लस माइनस। दिस इज द फॉर्मल चार्जेस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर गाइस, दिस इज द स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन के 3 दूनी 6 और 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। कई बार याद भी रखनी पड़ती है स्ट्रक्चर। HCF2 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 2 काम में आए हैं, 3 लोन पेयर पड़े हुए हैं। F ये रहे 3 लोन पेयर। HCF6 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 6 काम में आ गए, 1 लोन पेयर अवेलेबल है। एक लोन पेयर। HCF4 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए 8 में से, और 2 लोन पेयर अवेलेबल हैं। तो XCO3 3 डबल बॉन्ड बनने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, 8 में से 1 लोन पेयर अवेलेबल है। सो लाइक दैट यू विल बी एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। तो गाइज ये थी स्ट्रक्चर्स, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। हो गया ये। अब हम बात करेंगे मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने देखो इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ ली, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिया, डिजेनरेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड ऑर्डर निकालना पढ़ लिया। बॉन्ड ऑर्डर गिव्स यू द फील ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड और द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। ये बात भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो लिखो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, हेडिंग लिखो इसके बाद में। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले वो ऑक्टेट रूल एक कॉमन रूल है, हालांकि अब वो नहीं चलता ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट सो मेनी कंपाउंड्स अभी देखा है आपने, चाहे वो SO2 या SO3 हो या H2SO4 हो या फॉस्फोरस के बहुत सारे कंपाउंड्स हों, आसानी से दे एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। अच्छा, जहाँ एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है उसे हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये बात लिख लो साइड में पहले। एक होता है अभी लिखेंगे, चलो इसी में बात कर लेंगे ऑक्टेट रूल में। तो पहली थ्योरी है ऑक्टेट रूल। ये पुराना रूल था, अब नहीं चलता। पहले ये माना जाता था कि नोबल गैसेस जो होती हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ऑल, they have 8 electrons in the valence shell and they are highly stable and everybody is chasing for stability, everybody is looking for stability.
तो इसका मतलब हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है वैलेंस शेल में, ये माना जाता था। और बहुत सारे कंपाउंड्स में ऐसा होता भी है, बट थर्ड पीरियड और हायर पीरियड वाले खुल के ऑक्टेट रूल का वायलेशन करते हैं और ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। अभी हम देख भी चुके हैं इन द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो अब ये नियम एज सच नहीं चलता, तो लिखेंगे सिंस noble gases have octet in valence shell, that is 8 electrons in valence shell, except helium where 2 electrons are present in valence shell। valence shell की बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल की बात। तो since noble gases have octet in the valence shell and are highly stable, so elements, so it was believed that other elements chase the octet in valence shell to gain stability by losing electron, gaining electron और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। देखो पूरी बात ये, तो देखो noble gases have octet in the valence shell, 8 electron in the valence shell except helium where 2 electrons are present and are highly stable. So it was believed that other elements chase the octet in the valence shell to gain stability by losing electron, gaining electron और sharing electron। ये नियम था। इसी तरीके से वो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो ये नियम था। तो many compounds follow octet rule, but now many third period and higher period elements do not follow octet rule. As on today, many stable compounds do not follow octet rule। तो जैसे examples of compounds following octet rule, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, जैसे H2S, NH3, PH3, इस तरह के कंपाउंड, H2O, और भी ले सकते हो SF2। So like that so many compounds are there which follow octet rule, CH4, C2H6, CCl4, SiCl4, ये सब कंपाउंड्स ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं, एटसेट्रा। देख लो यहां पर, आप जरा लीज डॉट स्ट्रक्चर बनाओ अमोनिया की, तो N, H, H, H और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। 5 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, 3 काम आ गए, हाइड्रोजन के साथ एक लोन पेयर है, तो 3 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं लोन पेयर के रूप में, तो टोटल 8 फॉलोज ऑक्टेट। और भी ले लो जैसे SF2, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन काम आ गए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड्स बनाने में, तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये रहे देखो 2 बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 4 और 8 इलेक्ट्रॉन। सो लाइक दैट यू से, सो दिस इज हाउ यू फॉलो द कंपाउंड्स फॉलोइंग ऑक्टेट रूल, बट देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। यहां तक की बात नोट करो एक बार।
एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस में जैसे ए, कंपाउंड्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कंपाउंड्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनके इनकम्प्लीट ऑक्टेट हों। हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल, हाइपो मतलब वैलेंसी से कम, ऑक्टेट कंप्लीट ना हो उससे कम। एक होते हैं हाइपरवेलेंट, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में, अभी लिखेंगे। तो जैसे एग्जांपल BeCl2, BCl3, BF3 टाइप के कंपाउंड्स, AlCl3 और भी जैसे NO, NO2 etc. So these are the compounds which do not follow octet and they exist. जैसे BeCl2 की स्ट्रक्चर देखें तो बेरिलियम में वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड है ये। भले ही मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है, बट स्टिल इट इज ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड द बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, 2 ही बॉन्ड है ना, और यहाँ 3 बॉन्ड बन रहे हैं। 3 बॉन्ड का मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल। ऐसे यहाँ AlCl3 में भी 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। सो लाइक दैट NO की स्ट्रक्चर बना चुके हैं हम, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ये, तो दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, पैरामैग्नेटिक है, बट ये जिसको कूल करते हैं तो ये डाइमर बना लेता है, फॉर्म्स डाइमर। ऑन कूलिंग इट फॉर्म्स डाइमर NO twice or N2O2, structure becomes like this, N डबल बॉन्ड O, ये लोन पेयर, और वो जो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन था वो आपस में डबल बॉन्ड बना लेता है, एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। तो ऑन कूलिंग इट फॉर्म्स डाइमर। वैसे ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल था, पैरामैग्नेटिक था। NO2 की स्ट्रक्चर देखो तो ये बनाई भी थी हमने स्ट्रक्चर, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और यहां पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन था, प्लस माइनस चार्जेस भी थे, ये स्ट्रक्चर थी, दिस वाज द स्ट्रक्चर। 7 इलेक्ट्रॉन ही है वैलेंस शेल में भी, इसमें भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 और 1 7, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ये भी डाइमर बनाता है, सो दिस ऑल्सो फॉर्म्स डाइमर, फॉर्म्स डाइमर ऑन कूलिंग, क्या N2O4, जिसकी स्ट्रक्चर पता है आपको, बना चुके हो, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस माइनस डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, ये फॉर्मल चार्ज आ जाते हैं। तो ये डाइमर बनाता है N2O4 कूलिंग पर, और ऑड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये क्या था, डायामैग्नेटिक हो जाता है ये भी डायामैग्नेटिक है। तो वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना नाइट्रोजन का, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, और कोवेलेंट बॉन्ड बना करके ये डाइमर बना लिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हट गए, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2O4, इट इज डायामैग्नेटिक कलरलेस कंपाउंड। जनरली जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर रिएक्टिव, काफी रिएक्टिव होते हैं ये, तो इस तरह की बात है। तो ये सब कहलाते हैं, तो इसका मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स है कंपाउंड्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दीज आर ऑल कॉल्ड हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। हाइपोवेलेंट मतलब वैलेंस शेल में 7 से कम इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट रूल पूरा ना हो रहा हो। एक होता है हाइपरवेलेंट, हाइपरवेलेंट कौन से होंगे, जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करेंगे। तो एक बार लिख लो इसको, ए था ये, नोट इट डाउन, बाकी की बात लेंगे बाद में, ये सब इंफॉर्मेशन है। केमिकल बॉन्डिंग मीन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू मैनेज देम। मैनेजिंग द केमिकल बॉन्डिंग डेटा इज नॉट ईजी,
रोज पढ़ेंगे, रोज लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे और खूब अच्छे से समझेंगे, डीपीपी शीट प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, देन यू विल हैव द बेटर आइडिया, यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। इन चीजों का शॉर्टकट कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको। अब मैं वो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं इसका कोई तरीका बता दो, इसका कोई शॉर्टकट बता दो, ना है मेरे पास कुछ भी। ऐसा थोड़ी होता है जैसे वो एडवर्टीजमेंट आते हैं ना, 60 डेज में अपना 20 किलो वजन घटाएं और स्लिम ट्रिम हो जाएं। ऐसी आईआईटी में भी चलेगा क्या? 60 आवर्स में आईआईटी के लिए डबल डिजिट की रैंक के लिए एलिजिबल हो जाएं। प्रिपेयर द आईआईटी जेईई इन 1 मंथ, प्रिपेयर द आईआईटी जेईई इन 1 वीक। 60 मिनट्स में आईआईटीएन कैसे बने? उत्तरी 60 मिनट्स में आईआईटीएन कैसे बने? 60 मिनट्स में आईआईटीएन। 60 मिनट्स का तो पेपर भी ना होता है। आईआईटी का पेपर भी 3 और 3 6 घंटे का होता है एडवांस्ड का। मेंस का भी 3 घंटे का तो होता ही है जेईई मेन का। 60 मिनट्स में आईआईटीएन, वाह। हाँ, ऐसे करने से ना ये थोड़ा सा ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और अलर्टनेस आ जाती है। आप भी कर लिया करो। अब कॉपी पेन तो लेके बैठे ही होंगे, तो बीच बीच में यूं कर लिया करो, यूं ऐसे। और बादाम साथ में रखा करो, ऐसे लिया खा लिया, दिमाग बढ़ता है बढ़िया से। बादाम में भी मामरा बादाम थोड़ा महंगा होता है वो, पर सादा बादाम भी चलेगा। वापस आओ। So these were hypovalent molecules. Now coming to B, compounds with expanded octet. ले हटाए थे इसको। Compounds with expanded octet. Expanded octet वाले कंपाउंड, ये एक्सेप्शंस ही तो हैं। जैसे मान लो SO2, सल्फर के बहुत कंपाउंड, SO3, H2SO4, S3PO4, इस तरह के कंपाउंड्स, XeF2, XeF4, XeF4 ले लो, XeF6, SF6, SF4, PCl5, IF7। तो इस तरह देखना इन सबको। ये सब कंपाउंड्स एक्सपेंडेड ऑक्टेट हैं। जरा देखना तो स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O और एक ये लोन पेयर, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बना चुके हैं सबकी स्ट्रक्चर। HO, S डबल बॉन्ड O OH बना चुके हैं सब। P डबल बॉन्ड O OH F और ये लोन पेयर Xe एक लोन पेयर, SF4 नहीं, कोई लोन पेयर नहीं बचा, नहीं। लाइक दैट बना लेंगे। IF7 बना देता हूं लास्ट वाला। आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 फ्लोरीन है, तो 7 बॉन्ड तो बनेंगे। कोई लोन पेयर नहीं है। सो दीज वर द स्ट्रक्चर्स। जरा देखना, 4 बॉन्ड्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, तो टोटल कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ सल्फर। एक्सपेंडेड ऑक्टेट। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं, यहां 6 बॉन्ड बन रहे हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, 6 बॉन्ड बन रहे हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, 5 बॉन्ड बन रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया ना इन सभी केसेस में। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सब, दीज आर कॉल्ड हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल्स।
हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल्स। हाइपर मतलब वैलेंसी से ज्यादा, 8 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, और हाइपर मतलब 8 से कम। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो। तो ये थे कंपाउंड्स विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट। सो मेनी कंपाउंड्स आर देयर। केवल यही नहीं है, हजारों कंपाउंड्स हैं which do not follow octet rule by expanded octet, but expanded octet is possible only in case of the third period or higher period elements. इसके बाद चलिए बात करते हैं, ये तो ऑक्टेट रूल था, हो गया। बात करते हैं दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, जहां पर पहली बार बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन की जो पहली बार बात की गई, दैट वाज इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये लिख लो एक बार, इसको हटाएंगे, उसके बाद लिखेंगे हेडिंग सेकंड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काफ़ी सक्सेसफुल थ्योरी थी, खासकर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बढ़िया। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। कैसे फेल हो जाती है पढ़ेंगे, पहले ये थ्योरी है क्या वो तो पढ़ लें। तो लिखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी bond formation occurs by overlapping of appropriate atomic orbitals of atoms. So according to this theory, bond formation occurs by overlapping of appropriate atomic orbitals of atoms. Atoms के appropriate atomic orbitals of atoms जो होते हैं वो properly overlap करते हैं और तब bond बनता है। Greater is the extent of overlapping, greater is the extent of overlapping, greater will be the strength of bond formed. So according to this theory, bond formation occurs by overlapping of appropriate atomic orbitals of atoms. Greater is the extent of the overlapping, greater is the strength of the bond formed. Covalent bond formation occurs by atomic orbitals having 1 electron each. However, vacant and fully filled orbitals overlap to form coordinate bond. बट हम पहले भी कह चुके हैं, प्रॉपर्टीज वाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये दो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है फॉर एवरी कोवेलेंट बॉन्ड और एवरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस रेस्पेक्ट में बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी के रेस्पेक्ट में देयर इज नो डिस्टिंक्शन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने कहा भी था एनसीईआरटी तो पहचानता भी नहीं कौन कोवेलेंट बॉन्ड कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और हम भी नहीं पहचान रहे, हमने भी नहीं बनाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स।
कई बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के शो करते हैं, बट आप नहीं शो करें, हैबिट में नहीं लाएं, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप बना सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक अप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है एक एक इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग से। वैकेंट एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बात आती है कितने तरह की ओवरलैपिंग होती है। दो तरह की मेनली ओवरलैपिंग होती है टू फॉर्म द बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स नॉर्मली जब हम बात करते हैं। हालांकि एक और बॉन्ड होता है साइडवेज ओवरलैपिंग से बोलते हैं उसको, डेल्टा बॉन्ड, उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि एक बार IIT JEE एडवांस्ड में उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। हेडिंग के टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, नोट इट डाउन। Types of overlapping. A. Head-on overlapping. जिसे हम एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग। इट फॉर्म्स, लिख लेंगे उसको लैंग्वेज में। तो व्हाट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग? एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैप करते हैं और हेड ऑन ओवरलैप करने से जो ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, इट इंटरसेक्ट्स द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इन हेड ऑन ओवरलैपिंग overlapped electron cloud intersects internuclear axis. This forms sigma bond. ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इन हेड ऑन ओवरलैपिंग, overlapped electron cloud intersects the internuclear axis and this forms sigma bond. It is a very effective overlapping which increases electron cloud between nuclei of combining atoms very effectively, and therefore sigma bond is a strong bond, is a strong bond. देखो क्या बात कर रहे हैं हम। It is a very effective overlapping which increases electron cloud between, or electron density, electron cloud or electron density between nuclei of the combining atoms very effectively and therefore sigma bond is a strong bond. कुछ ऐसे जैसे मान लो s ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का भी s ऑर्बिटल है और ये आपस में कंबाइन कर जाएं। प्लस प्लस कौन है? साइन ऑफ द वेव फंक्शंस। ये थोड़ी देर में हम कहेंगे इस बात को, ये थ्योरी का ही पार्ट है कि सेम साइन के वेव फंक्शंस कंबाइन करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो प्रॉपर बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। तो सेम साइन के वेव फंक्शंस कंबाइन कराने हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो प्लस प्लस ये कंबाइन कराया तो फिर ये ओवरलैप होंगे, तो इस टाइप से ओवरलैप हो जाएंगे। ये न्यूक्लियस भी होगा, इनके प्लस प्लस साइन थे, एंड दिस इज ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। मान लो ये इनके न्यूक्लियस हैं, ये इनके न्यूक्लियस थे, मान लो ये s ऑर्बिटल था, ये भी s ऑर्बिटल था। हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाएगी ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये है ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये थी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस।
इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आप कोई भी ले सकते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड ऑल आर इक्विवेलेंट। बट जनरली कुछ ना बोला जाए तो इस पूरे चैप्टर में, हम इस पूरे एनालिसिस में वी विल अज्यूम दैट द जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ध्यान दो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आप कुछ भी चुन सकते हो, यू कैन चूज एनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बिकॉज ऑल द थ्री एक्सिस एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड इक्विवेलेंट। तो ध्यान दें, वी चूज जेड एक्सिस। इस पूरे एनालिसिस में हम जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के ही पूरी बात करेंगे। तो जैसे ये एस एस ऑर्बिटल था तो एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, सो दिस इज सिग्मा बॉन्ड। तो दिस इज हेड ऑन ओवरलैपिंग, ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज इंटरसेक्टिंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब बढ़ गई एंड इट इज गिविंग द स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई द बॉन्ड इज फॉर्मिंग एंड सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दिस इज हेड ऑन ओवरलैपिंग। अच्छा, पी ऑर्बिटल्स भी हेड ऑन ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं, कैसे? पहले ये बात नोट करो, बताते हैं आपको। जैसे मान लो पी ऑर्बिटल है लाइक दिस, प्लस माइनस, ये साइन ऑफ द वेव फंक्शन है, सेम साइन के वेव फंक्शंस कंबाइन करेंगे तभी बॉन्ड बनेगा। ये बात अभी थोड़ी देर में लिखेंगे, इसे बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पर ठीक है, अभी तो ऐसे लो, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था लाइक दिस, ये न्यूक्लियस है, ये ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये साइन ऑफ द वेव फंक्शंस थे, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या मान के चल रहे हैं? जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने चूज कर लिया, किसी को तो लेना ही था, वी हैव चूजन जेड एक्सिस। एनसीईआरटी आल्सो follows in their description z axis, but we can choose any axis because all are equivalent. तो इस तरीके से आप ही कहते हो हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब मान लो अगर जेड एक्सिस है तो ये क्या होना चाहिए, फिर ये न्यूक्लियस है तो ये पी जेड ऑर्बिटल होना चाहिए और ये भी पी जेड होना चाहिए, 2p जेड 3p जेड कोई सा भी, क्योंकि जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही होती है। भाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इन पी जेड। तो जेड एक्सिस में हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये पी जेड ही होने चाहिए। अगर मैं एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेता तो पीएक्स में ओवरलैपिंग होने के बाद सिग्मा बॉन्ड बनता। ऐसी दूसरी ओवरलैपिंग होती है बी साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग में हेड ऑन नहीं होता, साइड से आते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड जो ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है दैट डज नॉट इंटरसेक्ट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, रादर इट बिकम्स पैरेलल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इन साइडवेज ओवरलैपिंग overlapped electron cloud does not intersect internuclear axis, rather it is parallel to internuclear axis, rather it is parallel to the internuclear axis. तो sideways overlapping में overlapped electronic cloud does not intersect internuclear axis, rather it is parallel to the internuclear axis. तो वो internuclear axis के parallel होता है, कुछ इस टाइप का, s ऑर्बिटल से नहीं बनाते, and it forms pi bond, it forms
पाई बॉन्ड, यूजुअली पाई बॉन्ड। हालांकि डेल्टा बॉन्ड भी इसी कॉन्सेप्ट में बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से, बट अभी हम मेनली दो बात करते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनता है तो जैसे ये p ऑर्बिटल ले लो, प्लस माइनस, ये साइन ऑफ द वेव फंक्शंस हैं, ये इनके न्यूक्लियस हैं। मान लो ये px है तो ये भी फिर px होना चाहिए, और यदि ये py है तो ये भी py ही होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन जरूरी है इनका, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो अगर ये px है तो px होना चाहिए, py है तो py होना चाहिए। कराओ साइडवेज ओवरलैपिंग लाइक दिस। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई। जेड एक्सिस माना हमने, क्योंकि जेड एक्सिस में तो अगर हम ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा पीजेड में, तो फिर पाई बॉन्ड कौन बना सकता है, px या फिर py। तो px में या py में। देखो ये ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो एक तरीके से ये पाई बॉन्ड बन गया। दिस इज पाई बॉन्ड, पैरेलल है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, और चूंकि ये न्यूक्लियस के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत डायरेक्टली नहीं बढ़ा रहा है और ये वीक ओवरलैपिंग है, तो पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड, इसलिए पहला बॉन्ड बनता है एज पर दिस थ्योरी द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड देयरआफ्टर द बॉन्ड फॉर्म्ड इज पाई बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद फिर पाई बॉन्ड्स ही बनेंगे, ऐसा इस थ्योरी में प्रपोज होता है। ये प्लस माइनस आर द साइन ऑफ वेव फंक्शंस एज पर द श्रोडिंगर वेव मॉडल। तो इस तरीके से आप ये कहते हो कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, यहां पर एक और बात थी, पीजेड में था, एस और पी भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं इस टाइप से, हेड ऑन में रह गया था वो, समझ लो। ये भी सिग्मा बॉन्ड ही है बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल। अगर ये एस है तो ये कौन सा होना चाहिए, पीजेड, बिकॉज जेड एक्सिस चूजन एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो वो रह गया था, वो चाहो तो नोट कर लो अलग से इस टाइप से। तो ये बना पाई बॉन्ड, सो विच इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड। अब यहीं पे एक दो बातें आती हैं, वी शुड रिमेंबर, वी शुड अंडरस्टैंड कि पाई बॉन्ड इज ए वीकर बॉन्ड देन द सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा एंड द सब्सिक्वेंट बॉन्ड्स विल बी द पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विच डिसाइड द शेप। तो ऐसे 4-5 पॉइंट्स आएंगे, तो व्हाई नॉट टू नोट डाउन। तो एक बार लिखो उन पॉइंट्स को, पहले ये नोट कर लो आप। एज ए नोट करके इन पॉइंट्स को लिखें। एस पर वीबीटी फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा एंड देन subsequent bonds are पाई बॉन्ड्स। पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा और बाकी के बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स। सिग्मा bonds decide the shape of compound. Pi bonds have no role in shape of compound. So shape of the compound is formed by sigma bond, not the pi bonds. Since pi bonds are weakly held
with the nucleus, so easily gets delocalized and gives rise to resonance. Gives rise to resonance. So since pi bonds are weakly held, HELD, weakly held with the nucleus, so easily get delocalized and gives rise to resonance. Resonance means delocalization of pi electrons, से तो बोलते हैं delocalization of pi electrons. अच्छा, there may be the free rotation about the sigma bond and this gives conformations. Free rotation about sigma bond and gives rise to conformations. तो free rotation about sigma bond gives rise to free rotation about sigma bond and gives there is free rotation about sigma bond and gives rise to conformation, gives rise to conformations. No free rotation about pi bond, क्योंकि पाई बॉन्ड में ऊपर और नीचे ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं तो फ्री रोटेशन नहीं होता. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो जब आइसोमेरिज्म पढ़ते हो. तो नो फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड, सो गिव्स राइज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. s orbital forms सिग्मा बॉन्ड. वो साइडवेज ओवरलैप नहीं करता तो इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड. अगर कहीं ऐसा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है एज पर दिस थ्योरी तो इट इज अ सिग्मा बॉन्ड. पाई ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन द सिमेट्री और डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन. तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स कि पहला बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा, उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे पाई बॉन्ड. शेप जो है वो सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करेगा. पाई बॉन्ड वीकली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से तो इसलिए आसानी से डीलोकलाइज होते हैं. रेजोनेंस उसी वजह से होता है. फ्री रोटेशन होता है सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, दैट्स व्हाई यू हैव कन्फॉर्मेशंस. नो फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड, सो गिव्स राइज टू द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. बॉन्ड तोड़ दोगे तो कंपाउंड कुछ डिफरेंट बन जाएगा. एंड ऑल्सो एस ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. जैसे मान लो कई बार गिनने के लिए आ भी जाते हैं आपके सामने, तो देखेंगे इस बात को. ये बात नोट कर लो पहले. जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लें, काउंट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन फर्स्ट C2 CN4 C2 CN ट्वाइस. मान लो ये बड़े सिंपल से कंपाउंड्स होते हैं. जैसे ये कंपाउंड है, ये जैसे एथिलीन होता है ना C2H4, बिल्कुल उसी का डेरिवेटिव टाइप का है. तो C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N. ये इस टाइप का कंपाउंड हो गया. और तो फिर ऑब्वियसली इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया C ट्रिपल. तो फिर तो दो ही है ना, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N. यही तो हुआ C2 CN ट्वाइस. जरा गिनियो, एक सिग्मा बॉन्ड, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे. ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा. पहला तो बॉन्ड सिग्मा ही होना है एज पर दिस थ्योरी. तो फिर कितना
सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिग्मा और पाई 2 2 4 5 2 7 और 2 9 9 पाई बॉन्ड्स। हो गई बात। इधर आओ, सिग्मा एक सिग्मा तो हो गई होगा, 1 2 3 4 5 5 सिग्मा, पाई 2 2 4 2 6 6 पाई bonds per molecule. So like that sometimes if required you can count number of sigma and number of pi bonds. इसी थ्योरी में अब एक पॉइंट और आता है इंपॉर्टेंट कि एज पर दिस थ्योरी सेम साइन के वेव फंक्शंस कंबाइन करते हैं तभी बॉन्ड बनता है एंड दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ये पहले नोट कर लो एक बार। As a note, another point, very important. Bond formation, पहला point, bond formation occurs by positive overlapping. Positive overlapping से bond formation होता है, that is when appropriate orbitals with same sign wave functions psi combine or overlap. देखो क्या बात कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स बाय पॉजिटिव ओवरलैपिंग, दैट इज व्हेन एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद सेम साइन वेव फंक्शंस कंबाइन और ओवरलैप। तो ये कहा ही तो था हमने, जैसे ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, प्लस प्लस माइनस, अब ये कंबाइन कर जाएं s एंड मान लो pz है, pz क्यों ले रहे हैं, बिकॉज z एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये ओवरलैपिंग ऐसी हो जाएगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो गई, प्लस प्लस माइनस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया एंड दिस इज सिग्मा बॉन्ड। z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, या इस तरीके से भी ले सकते हो, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये pz और ये pz ही लिया है। अगर z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा pz के बीच में बनेगा, और यदि x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया आपने तो सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, px हेड ऑन ओवरलैपिंग से, सो इट विल फॉर्म लाइक दिस। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, सो दिस इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड भी ऐसे बना सकते हो, सेम साइन के वेव फंक्शंस कंबाइन करने चाहिए। अगर ये 2px लिया है तो ये भी 2px होना चाहिए, और यदि ये 2py लिया है तो ये भी 2py ही होना चाहिए। तो व्हाट दे विल फॉर्म, दे विल शो द ओरिएंटेशन एंड ओवरलैपिंग लाइक दिस। ये पाई बॉन्ड बन गया और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी, जेड एक्सिस, और एक तरीके से ये जो प्लेन है जो न्यूक्लियस से पास हो रहा है इंक्लूडिंग द सो हॉरिजॉन्टल प्लेन, या एक तरीके से न्यूक्लियस से पास होने वाला प्लेन, एक तरीके से वो एक नोडल प्लेन हो गया, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, सो दिस इज नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन भी है। अच्छा, प्लेन मतलब एक्सिस नहीं होता, दो एक्सिस से मिलके बनेगा, तो प्लेन का मतलब ये पूरा इस तरीके से, जैसे ये हथेली है, देख लो यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड है वर्टिकल, तो बॉन्ड जो है वर्टिकल ओवरलैप हो रहा है यूं, तो ये जो ऐसे कट कर रहा है, ये रहा हथेली, देखो ये रही, ऐसे आरी ली, आरी मतलब वो 100
सॉ होता है ना काटने के लिए, तो उससे कट मार दो तो 2 लोब्स ऊपर 2 लोब्स नीचे और न्यूक्लियस से पास होने वाला प्लेन ये एक नोडल प्लेन बन गया। सो दिस इज नोडल प्लेन। नोडल प्लेन इज द वन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। पढ़ चुके हो। तो ये नोडल प्लेन भी है, तो इसका मतलब इंटरन्यूक्लियस एक्सिस से पास होता हुआ जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज अ नोडल प्लेन। सो दिस इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। सेम साइन के वेव फंक्शंस कंबाइन होंगे तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग। बॉन्ड फॉर्मेशन पॉजिटिव ओवरलैपिंग से ही बनता है। ये फर्स्ट पॉइंट था, नोट करो। बाकी का पॉइंट बताता हूं मैं। टू नोट लिख रहे थे हम ये नेगेटिव ओवरलैपिंग और 0 ओवरलैपिंग डू नॉट फॉर्म बॉन्ड। नेगेटिव ओवरलैपिंग या 0 ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बनता। नेगेटिव ओवरलैपिंग when opposite sign wave functions do combine। अगर अपोजिट साइन के वेव फंक्शंस कंबाइन करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये सब बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, 0 ओवरलैपिंग, व्हाट इज 0 ओवरलैपिंग? Negative overlapping when opposite sign wave functions do combine. 0 overlapping, net overlapping is 0. Is 0. No net constructive overlap. No net constructive overlap. लॉजिक के साथ ध्यान से पढ़ो तभी चीजें याद होंगी, रटने से ना होगा ये सब। जैसे एग्जांपल लो, मान लो ये ऐसे कंबाइन करते हैं, प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। ये ऐसे कंबाइन करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो फिर ये दोनों केस क्या हो गए? नेगेटिव ओवरलैपिंग। ये नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गया। तो 0 ओवरलैपिंग जैसे ये वाले केसेस, मान लो ये PZ और ये PZ था, ये PX और ये PX और PY और PY ले लिया हमने, तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग हुआ। बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड तो जब भी बनता है जब प्रॉपर ओरिएंटेशन हो और नेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन करें। ये भी नहीं बनाएगा। जैसे ये s ऑर्बिटल px के साथ और py के साथ s ऑर्बिटल बनाए, मान लो ये प्लस माइनस प्लस। अगर ऐसा हुआ तो देखो सिचुएशन ऐसी होगी, प्लस प्लस माइनस। जरा देखना, ये वाला जो ओवरलैपिंग है प्लस प्लस, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है एंड इज कैंसिल्ड बाय प्लस माइनस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो नेट इंटरफेरेंस इज 0 या नेट नो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इफेक्ट ऑफ दिस स्टेबिलाईजेशन, प्लस प्लस स्टेबिलाईजेशन इज कैंसिल्ड बाय प्लस माइनस डिस्टेबिलाईजेशन। नो नेट बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। आपने क्या लिखा था? तो ये कौन सी ओवरलैपिंग है? 0 ओवरलैपिंग। नेट ओवरलैपिंग इज 0। इसका मतलब प्लस प्लस ने प्रॉपर ओवरलैप किया, पॉजिटिव ओवरलैपिंग थी ये, बट ये नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवरलैपिंग का नेट रिजल्ट 0।
Similarly, like this, PZ never combines with PX or PY. क्यों? मान लो ये प्लस माइनस कंबाइन करो, सिचुएशन वुड बी लाइक दिस। वापस वही सिचुएशन, प्लस प्लस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज cancelled by plus minus destructive interference, zero overlapping, so both the cases are zero overlapping, so accordingly this is called zero overlapping। देख लो यहां पर तो प्लस प्लस का इफेक्ट प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग नेगेटिव ओवरलैपिंग नेट इफेक्ट जीरो, इसे बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। तो जीरो ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। आ गई बात समझ में आपको? एक बार इसको नोट करें, नोट इट डाउन। तो ये थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की बात की। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर था, पाई बॉन्ड वीकर था। एक और बॉन्ड होता है डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड चार चार लोब्स की ओवरलैपिंग से बनता है और उसमें डी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एस एंड पी ऑर्बिटल्स केवल आपस में मिलकर डेल्टा बॉन्ड नहीं बना सकते। डेल्टा बॉन्ड के लिए एटलीस्ट वन ऑर्बिटल शुड बी द डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की बॉन्डिंग की हम बात तो करते नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है वो सब। तो इसका मतलब एक एक लोब की, आपने अगर सिग्मा बॉन्ड देखा हो तो आपने एक बात देखी थी कि एक एक लोब की जो ओवरलैपिंग होती है उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। दो दो लोब्स की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है और चार चार लोब की ओवरलैपिंग हो जाएगी तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा। एंड डेल्टा बॉन्ड इज फाउंड इन कंपाउंड, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स में इट इज फाउंड। तो लिखो ओवरलैपिंग ऑफ वन लोब ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स sigma bond forms sigma bond। overlapping of two lobes of overlapping orbitals। overlapping orbitals जो होते हैं उनके दो दो lobes की overlapping है तो it forms pi bond। overlapping of फोर लोब्स, चार चार लोब्स की ओवरलैपिंग होगी तो यू विल गेट डेल्टा बॉन्ड। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से डिफाइन करते हो आप ये कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन कि कितने कितने लोब्स की ओवरलैपिंग हो रही है। और डेल्टा बॉन्ड इज जनरली फॉर्म्ड इन द डी ब्लॉक मेटल्स एंड डी ब्लॉक कंपाउंड्स। तो डी ब्लॉक की मेटल्स में और डी ब्लॉक के कंपाउंड्स में दिस इज फॉर्म्ड। तो ये बात हम चलो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे, थोड़ा सा इमेजिन करके भी बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होकर के दे कैन फॉर्म द डेल्टा बॉन्ड। चलिए आज का लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाएं। दैट्स इट फॉर नाउ।